हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज हम आप लोगों को इनकम टैक्स के कुछ बेसिक जानकारियाँ बताएंगे। ये बीकॉम सेकेंड ईयर और एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इनकम टैक्स के बारे में हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि इनकम टैक्स क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देता हूँ इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स सबसे पहले 1860 में लगाया गया। 1860 में जिस अधिकारी ने लगाया था वो सर जेम्स विल्सन थे। 1860 में इनकम टैक्स लगने के पीछे एक वजह थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो गए थे। उस लॉस की भरपाई करने के लिए पहली बार टैक्स 1860 में लगा। 1860 में जो टैक्स लगाया गया उसका कोई सिस्टमेटिक नियम नहीं था। पहली बार इनकम टैक्स से संबंधित कुछ नियम बनाए गए, या अर्थात पहली बार आयकर का जो अधिनियम बना वो 1886 था। 1886 का अधिनियम 1918 तक चला। इस अधिनियम में समय समय पर नियम के माध्यम से कुछ बदलाव किए गए। 1918 में जो नया आयकर अधिनियम बनाया गया, इस नए आयकर अधिनियम में एक मुख्य विशेषता ये थी कि ये उसी वर्ष की इनकम पर उसी वर्ष टैक्स लगता था। उसी वर्ष की इनकम पर और उसी वर्ष में टैक्स लगता था, अर्थात जो कर निर्धारण वर्ष था उसी कर निर्धारण वर्ष का उसी कर निर्धारण वर्ष में ही कर दे करना होता था। ये 1918 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। दूसरी 1918 के अधिनियम में एक खास बात और थी कि इस अधिनियम में जो टैक्स की रेटें थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची रख दी गई थी, जिससे भारतीय जनता इसका विरोध कर रही थी। इसका विरोध इतना ज़्यादा हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को तंग आकर वापस इस अधिनियम को चेंज करना पड़ा, अर्थात यह अधिनियम केवल 4 वर्ष चला। 4 वर्ष इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम इनकम टैक्स अधिनियम 1922 पारित किया गया। 1922 के अधिनियम में पहली बात तो ये की गई, जो टैक्स की रेटें ऊंची रखी गई थी या बहुत ज़्यादा रखी गई थी, उन दरों को सामान्य किया गया। दूसरा, 1922 के अधिनियम में जो आयकर लगाते थे हम उसी वर्ष का उसी वर्ष के इनकम पर, ये बदलाव किया गया, अर्थात पिछले वर्ष की इनकम पर वर्तमान वर्ष में आयकर का निर्धारण किया गया। ये 1922 के अधिनियम ने किया। 1922 का अधिनियम कंटिन्यू चला। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में यह महसूस किया जाने लगा कि कोई ऐसा अधिनियम हो जो भारतीयों का अधिनियम हो, जो भारतीयों के लिए हो या भारतीयों की सुविधाओं के लिए हो, उनके प्रोडक्शन के अनुसार हो, उनकी जीवन को अच्छा बनाने के अकॉर्डिंग हो। तो ऐसा अधिनियम पारित करने के लिए हमारे पास आयकर अधिनियम 1961 पारित किया। आयकर अधिनियम 1961 में 298 धाराएं और 14 अनुसूचियां हैं। आयकर अधिनियम 1961 में टैक्स की रेटों का यानी दरों का निर्धारण नहीं किया गया। इन दरों का निर्धारण प्रतिवर्ष आयकर नियम के माध्यम से या वित्त नियम के माध्यम से किया जाता है। अब हम आयकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशनों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, पिन मनी, पिन धनराशि। पिन धनराशि वह धनराशि होती है जो महिला को उसके पति के द्वारा घर खर्च के लिए प्राप्त होती है, और महिला उस घर खर्च की राशि में से कुछ राशि बचा लेती है, तो ऐसी बचाई हुई राशि को पिन धनराशि कहेंगे। यह पिन धनराशि पर आयकर नहीं लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट, आय का प्रयोग, जबकि आय का मोड क्या होता है। आय का प्रयोग, यदि करदाता को किसी व्यवहार में कोई आय एक बार प्राप्त हो जाती है तथा वह स्वेच्छा से वह किसी प्रयोग में ले लेता है तो ये आय का प्रयोग होता है। दूसरा, आय का मोड। आय का मोड, यदि करदाता को किसी व्यवहार में कोई आय अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्राप्त होती है, अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्राप्त होती है, तो उसे आय का मोड कहेंगे। अन्य व्यक्ति को दी जाने वाली राशि करदाता को आय नहीं होती है। अर्थात आय का प्रयोग वो धनराशि जो किसी व्यवहार में प्राप्त होती है, स्वयं के प्रयोग करने के लिए वह आय का प्रयोग होती है। और
इसके विपरीत आय का मोड़, आय का मोड़ वह धनराशि होती है जो उसको प्राप्त होती है किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए जिसका वह प्रयोग नहीं कर सकता है। उसके बाद में करदाता, करदाता कौन होता है? आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(7) के अनुसार करदाता उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत देय हो, इसे हम करदाता कहेंगे। कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष से आज से 12 माह की उस अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और आगामी 31 मार्च तक समाप्त होती है। इसे वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। उसके बाद में गत वर्ष यानी प्रवेश ईयर, प्रवेश ईयर से आज से उस 12 माह की अवधि से है जो कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पहले की 12 माह की अवधि है। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम भारत में आयकर अधिनियम की धारा 10(a) के अंतर्गत केंद्रीय आयकर से मुक्त होती है। अर्थात भारत में कृषि भूमि कहीं भी स्थित हो वो आयकर अधिनियम के धारा 10 के अंतर्गत कर मुक्त होगी। परंतु विदेश में कोई कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि से कोई आय होती है तो ये कर योग्य मानी जाएगी। अब हम यहाँ पर आय के बारे में बताएंगे कि कौन सी आय कृषि आय है और कौन सी आय व्यापारिक आय। यदि इसमें हमारे पास महत्वपूर्ण 3 पॉइंट हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट चाय से आय। चाय से आय आयकर अधिनियम 1961 के नियम 8 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। चाय की आय अगर कोई करदाता स्वयं चाय को उगाता है और उसके बाद में उसका संग्रहण करता है तो ऐसी दशा में 60% भाग कृषि आय, 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण 2 शर्तें वही हैं, करदाता चाय को स्वयं उगाई हुई हो और उसका निर्माण प्रक्रिया उसने की हुई हो। यदि करदाता ने स्वयं चाय नहीं उगाई है, केवल संग्रहण या एकीकृत किया है तो उसका उस दशा में चाय से आय 60% भाग कृषि आय नहीं माना जा सकता है। रबड़ से आय, रबड़ से आय आयकर अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार भारत में रबड़ के पौधे या पौधे से बेचने से, रबड़ बनाकर बेचने से होने वाली आय 65% भाग कृषि आय व 35% भाग व्यापारिक आय मानी जाएगी। इसमें आयकर अधिनियम 1961 के नियम 7(a) की पालना की जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कॉफ़ी से आय। आयकर अधिनियम 1961 के नियम 7(b)(1) के अनुसार आयकर नियम 2003 में निम्न प्रावधान है। 75% भाग कृषि आय प्लस में 25% भाग व्यापारिक आय मानी जाएगी। यदि कॉफ़ी को भूनकर या उसमें खुशबू वाला पदार्थ मिलाकर उसको बेचा जाता है तो आयकर अधिनियम 1961 के नियम 2003 के प्रावधान के अनुसार नियम 7(b)(2) के अनुसार 60% भाग कृषि आय व 40% भाग व्यापारिक आय मानी जाएगी। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम। इसकी गणना करदाता निवास स्थान के आधार पर की जाती है विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत, जिसमें हानियों की पूर्ति से संबंधित समायोजन कर दिया जाता है। इसके पश्चात 80C से 80U की कटौतियाँ नहीं घटाई जाती, तब इसको हम ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टडी करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के सभी वीडियो आप क्रमबद्ध रूप से स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। थैंक यू।